बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी बूम की तरफ जा रही है। कुछ ही दिनों के अंदर बजट आने वाला है। बजट से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें एक आम आदमी की बजट की तरफ लगी हुई हैं कि बजट के बाद क्या उसको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो ये हुकूमत, स्पेशली जब हफीज़ शेख साहब से मुलाकात हुई कुछ एंड के दिनों के अंदर, तो उनका ये कहना था कि पॉलिसी चेंजेस आ चुकी हैं। ये पॉलिसी शिफ्ट जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। और ये जितने भी फिगर्स एंड फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस का सफर, जिसके अंदर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 4%, जिसके अंदर फॉरेन रिजर्व्स के अंदर इजाफा, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा, जिसमें पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में इजाफा, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में इजाफा, इन सब का मतलब क्या है और क्या ये आम आदमी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊँ। ये भी बात करेंगे कि बजट से एक आम आदमी को तवक्को क्या लगानी चाहिए। सबसे पहले शारिक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वेल नोन बिजनेस पर्सनालिटी, KCCI के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब, आपने ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब नंबर क्रंचिंग के एक्सपर्ट हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इन दोनों की आपस में तो बनती है, लेकिन ख्यालात मुख्तलिफ हैं। क्या मुख्तलिफ ख्यालात इकट्ठे मिलकर एक सोल्यूशन निकाल सकेंगे पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए? वो कोशिश करते हैं कोई हल निकाल सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और सबसे पहले तो आप बताइए ना, वो मिफ्ता इस्माइल साहब को एक जर्नलिस्ट ने कहा कि देखें जी, आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। क्या PTI की हुकूमत की इकोनॉमी इतनी अच्छे तरीके से चल रही है एज दे आर टेलिंग अस फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स? कंपैरिजन जो होता है, इकोनॉमिक कंपैरिजन, उसका एक बेसिस ईयर होता है कि आप अपने फिगर्स को किन फिगर्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप ये कहें कि पिछले माह मैंने बहुत बदतरीन माशी जो ग्रोथ थी मेरी और इस महीने में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो शायद ये इकोनॉमिक टर्म्स में कोई ठीक एनालिसिस नहीं है। इकोनॉमिक टर्म्स जो एनालिसिस होता है उसका फिस्कल ईयर टू फिस्कल ईयर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुआशी कामयाबियां हैं, आई एग्री कि उसमें एक्सपोर्ट फिगर्स, उसमें GDP ग्रोथ प्रॉबेबली शायद वही होंगी जो 2018 में पिछली गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी। शायद वो ना भी हों, उससे कुछ कम हो। बट सबसे बड़ा जो PTI की गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ वो ये है कि ड्यूरिंग कोविड उसने जिस तरह, देखें नून लीग की गवर्नमेंट में कोविड नहीं आया था, दहशतगर्दी तो थी ना वोहरा साहब, कोई ना कोई चैलेंज तो था। लेकिन ये चैलेंज जो है कोविड-19 का जो चैलेंज था, ये ग्लोबल चैलेंज था। इस ग्लोबल चैलेंज में PTI की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बहुत अच्छा हैंडल किया। कैसे हैंडल किया? उन्होंने इकोनॉमी में पैसा इंडक्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने पैसे दिए कि आप लोगों को अनएम्प्लॉय ना होने दें। उन्होंने टर्फ जैसी, देखिए पाकिस्तान में कभी भी इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना बड़ा फंड इतने कम अरसे में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, दैट टू इन अ पीरियड व्हेन देयर वाज कोविड। और उस पे उन्होंने कोई 300-350 बिलियन या 500 बिलियन का जो टर्फ का जो पैकेज आया, उसने पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन को पेस दिया है। आई थिंक कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो PTI की गवर्नमेंट को डेफिनेटली क्रेडिट जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा चलिए, अब ये इंडस्ट्री फ्रेंडली गवर्नमेंट तो हो गई, अवाम फ्रेंडली है या नहीं तोला साहब आपकी नज़र में? मुस्कुराए ना बात करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये तो कर सकता हूँ ना। देखिए, शारिक साहब ने जो बात की, देखिए ये तो मूवमेंट तो है इकॉनमी में, ये तो कोई मैं नहीं कह सकता, मगर अब मूवमेंट की क्या वजूहत हो सकती हैं। 2018 में जब हमने टेक ओवर PTI की गवर्नमेंट ने किया, तो उन्होंने एक पॉलिसी को बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट दे दिया। राइट। लेकिन पाकिस्तान की मईशत में शारिक साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं और डे टू डे हैंडल करते होंगे। पैरेलल इकॉनमी बहुत बड़ी है आपकी, और जब पैरेलल इकॉनमी बड़ी होती है तो उसको हम कहते हैं शिकारी खड़े होते हैं शिकार करने के लिए। अब उनको शिकार कहाँ मिलता है? स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है, वहाँ शिकार करेंगे, आजकल प्रेजेंटली हो रहा होगा। उनको रियल स्टेट में मिलता है, विंडो वहाँ कर लेंगे। इनको फॉरेन करेंसी में मिलता है, वहाँ कर लेंगे, या उनको बैंक डिपॉजिट में मिलता है, वहाँ कर लेते हैं। सबसे बड़ी इस किस्म की इकोनॉमीज जो होती हैं ना, उनके लिए
पहला इंग्रेडिएंट या रेसिपी होती है वो ये होती है कि उस इकोनॉमी को हमेशा लो इंटरेस्ट रेट पे रखना चाहिए, ताकि जो पैसा है वो मेन स्ट्रीम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरा इसका एक बहुत ज़्यादा फैक्टर जिसको हमें देखना पड़ता है कि हम वो कंट्री हैं जिसके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस नहीं है कमोडिटी का। 65% मेरी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है और बाकी थोड़ी बहुत और एक्सपोर्ट्स है। उन कंट्रीज़ में जहाँ पर इस किस्म की इकॉनमीज़ होती हैं, पाकिस्तान इज़ अ यूनिक मॉडल, और उस यूनिक मॉडल को चलाने के लिए आप अपनी प्रोग्राम्स की आर्काइव देख लीजिएगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि आपके लो इंटरेस्ट रेट होने चाहिए और आपकी मैनेज पैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। द मोमेंट आपने वो जो वेस्टर्न इकोनॉमी या न्यू क्लासिकल थ्योरी जिसको इकोनॉमी कहते हैं हमने अपनाया, हमारी मईशत फ़ौरन से पेशतर क्लिप हो गई और हम बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं। यानी आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, और कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट फिर आपको ये करना पड़ता है कि आपको उसको ट्रैक पे लाने के लिए आप उसको फिर नीचे ले आते हैं। मैं शारिक साहब बड़े अदब व एहतराम से ये बात मैं इनसे कहूँगा कि जब 13.25% इंटरेस्ट रेट था, अगर वो याद करें, और मेरा ख्याल है शाहिद साहब की मेमोरी बहुत तेज़ है, तो फरवरी 2020 में एक मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और 75 बेसिस पॉइंट उस वक्त गिराए गए थे, और उसमें लिखा हुआ था, या जूम पे जो चल रही थी आपकी, उसमें मार्च में मेरा ख्याल था, उसमें ये कहा गया था कि क्या एक बीमारी की वजह से हम क्या इंटरेस्ट रेट कम कर दें। फिर शोर मचा, शोर मचने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ और 7% पे आया। मैं उसके मुहर्रकात में नहीं जाना चाह रहा, वो मुहर्रकात हम पूछते हैं नहीं, मैं आता हूँ उसमें। नहीं, अब जब आपने 7% किया तो आपकी ग्रोथ पिक होना शुरू हुई, बिकॉज के लोगों को एतबार हुआ कि लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे। आज मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कल मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी कम होगी और कंजम्पशन हो सकती है। वहां से आपने काम शुरू किया, ठीक है। दूसरा, अगर हम आगे चले, जैसे उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया, नो टू ओपिनियन, मगर एक चीज़ का इसको भी ख्याल रखना चाहिए हमें कि एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी थी, और जब हमें ऑर्डर मिल रहे थे और जो टेक्सटाइल जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट को मैच कर सके 2 साल पहले वाली, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इंडिया और बांग्लादेश बिल्कुल बनता और वियतनाम 50% पे ऑपरेट कर रहा था। आज ग्राउंड रियलिटी इज देयर अगेन कि बांग्लादेश का अभी भी फुल स्केल शुरू नहीं हुआ और इंडिया बिल्कुल ही पीछे। राइट। तो ये आई एम सॉरी कहना नहीं चाहिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमें मिली। ठीक है, ठीक, लेकिन दिस कुड चेंज ऑब्वियसली अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और ये बात तो वोरा साहब आपको याद होगा, एक जगह पहले भी हम लोगों ने डिस्कस की थी ऑफ द रिकॉर्ड कि इंडिया और बांग्लादेश अगर शुरू हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल पे पड़ता है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, कुछ साबिक कैप्टमा के चेयरमैन से, वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ा दें लेकिन कॉटन के अंदर हमें नुकसान हो जाए और वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाए, तो ये प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट का जो तनासुब बढ़ा है या नंबर बढ़ा है, ये तो नलिफाई हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? क्या दोनों अतराफ पे रॉ मटेरियल एंड वैल्यू एडेड गुड्स दोनों के अंदर बैलेंस नहीं होना चाहिए? वो बैलेंस हम मेंटेन कर पा रहे हैं? आई थिंक दिस इज़ अ ट्रूअर एनालिसिस। रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो कॉटन टेक्सटाइल या जनरली जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसमें जो एक्सपोर्ट का पार्ट है, लीविंग असाइड जो कि हमारी जो लोकल कंजम्पशन है, जो एक्सपोर्ट का पार्ट है उसमें जितनी इनपुट्स हैं वो तकरीबन 70-75% जो है वो इम्पोर्टेड है। लीविंग अपार्ट के हमारे पास कॉटन की क्रॉप जो है वो फेलियर हुई, 1.4 से वापस 0.8 पर आई, 0.7 पर आई। बट बात यह है कि पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसी तरह बिहेव करती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम पाकिस्तान में अगर कोई हमारे मुल्क में अच्छी खबर आती है तो शायद हम लोगों को हज़म नहीं होती। हम उसको कहते हैं कि देखें जी, ये इस वजह से हो गया कि बांग्लादेश में पेंडेमिक आ गया, ये इस वजह से हो गया कि इंडिया में, क्या करें? हमको यकीन नहीं आता। हमको यकीन आना चाहिए, इसलिए कि अब जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इकॉनमी चल रही है और जो हमारे इदारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो ऐसे काम नहीं कर रहे थे। लोगों का एक कॉन्फिडेंस आया है गवर्नमेंट पे। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुल्क का परसेप्शन क्या है। राइट। नॉट ओनली कि पाकिस्तान में
इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, बट पाकिस्तान एज अ कंट्री एक पॉजिटिव कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है, और ये इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए प्रोग्रेस होगी इन इकोनॉमिक टर्म्स। अभी तोला साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे वो मुहर्रिकात क्या हैं, तो आप भी बहुत सारी मुलाकातों में तो होते हैं ना वोड़ा साहब। तोला साहब ने ये जो मुहर्रिकात की बात की है टू ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट, ये पहले क्यों नहीं? एंड सेकेंडली, अगर वाकई में जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रही थी कि हफीज शेख साहब भी कह रहे थे कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सिमत में ले आया, पॉलिसी चेंजेस किए हमने, अगर सब कुछ इतना अच्छा जा ही रहा था तो वाई द एंट्री ऑफ शौकत तरीन साहब? दो चीज़ें हुई हैं। आई एग्री कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिस वक्त आई थी, प्रॉबेबली उनके पास कोई मैच्योर टीम, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। So you're saying असद उमर साहब मैच्योर टीम नहीं तो असद उमर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जी उन्होंने इकोनॉमी को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, बट आई थिंक असद उमर साहब को पूरा टाइम नहीं दिया गया। देखें, जो गवर्नेंस होती है उसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस भी जो करनी होती है ना, वो डिसास्ट्रस होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि टीम की कंसिस्टेंसी के लिए, परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको इनफ सफिशिएंट टाइम दें। And 8 months was not sufficient. एंड Then इट you're- वाज नॉट मच। अच्छा, इट interesting. वजह यह है कि शौकत तरीन असद उमर साहब भी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एट दैट लेवल ऑफ गवर्नेंस आए थे। तो at the cost उनको- of हुकूमत, at the cost of अवाम, हुकूमत तो नहीं चलाने को दिया जा सकता। ये जो एलिगेशन है, मैं समझता हूँ कि इसको अगर थोड़ा सा पॉजिटिव लें तो ठीक है, और अगर दूसरे अंदाज से लें तो यस, वो पीटीआई की गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी थी, और ये जो 13% पे उन्होंने पॉलिसी रेट लेकर गए, उससे इकोनॉमी श्रिंक हुई। Right. लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि इकोनॉमी को श्रिंक करके ना इंटरनल रेवेन्यूज़ आ सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। जब उनको ये रियलाइजेशन हुई तो उन्होंने उसको 7% पे लेकर आए। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ पेंडेमिक जो है वो इसको 7% पर लेकर आए। मैं समझता हूँ कि ये प्रूडेंट पॉलिसी थी, रिसर्च थी, नया गवर्नर आया था, उन्होंने भी बेहतर परफॉर्म किया, और ये इसको वापस वो 7%। देखें, ये जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो कोई कंसेंसस बेस्ड चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी तो है ही नहीं। True. हम तो हुकूमत के साथ अपनी तमाम चीज़ें चेंज कर देते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक लॉन्ग टर्म सेनेट में बैठ के, असेंबली में बैठ के, जितनी पॉलिटिकल डिवाइड है वो बैठ के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन दुखती करें। रग की बात कर रहे हैं वोड़ा साहब, पता नहीं ये एक चीज के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकता तो इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस होना इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट सीम टू बी हैपनिंग। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। बजट आ रहा है, बजट के बारे में कयास आराइयां भी हुई हैं, और ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब वगैरह सेमिनार्स भी कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द बजट? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, आम आदमी ये जानना चाहता है, और बारहा हमसे भी सोशल मीडिया के ऊपर सवाल किया जाता है कि इकोनॉमी तो अच्छी जा रही है, इंडस्ट्री भी बेहतर हो रही है, एक आम आदमी के लिए क्या क्या ऐसे रिलीफ्स होंगे जो हम इस बजट में एक्सपेक्ट करें? तोला साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी एंड देन टू वोड़ा साहब। देखिए, आम आदमी के लिए क्या ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा और मकान। हम एग्रीगेरियन कंट्री है, हम ये कहते हैं कि जी हमारी वीट प्रोडक्शन बम्पर हुई है, तो सबसे बड़ा मामला है आटे का। तो आटा उनको सस्ता मिले, जब आपने वीट की सपोर्ट प्राइस भी दी है, उसको वो चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़ को चाहिए चीनी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ, वो भी हमने इंपोर्ट के टेंडर खोले हुए हैं, ताकि बम्पर क्रॉप हमने दिखाई है अभी, शुगर तो केन की। उसकी भी देख लेते हैं अब कि क्या आगे बनती है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, वो सेल्स टैक्स होती है, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आपके लिए ले आता है। IMF के रिव्यू अगर आप पढ़ लें, पेज 61 ऑफ देयर रिपोर्ट, हमने इनसे क्लियर टर्म्स में लिखा है कि वी विल डू अवे विद द कंसेशन गिवन इन द सेल्स टैक्स एक्ट वर्थ 326 बिलियन रुपीज़। तो एक तो ये सबसे बड़ी मार आपके ऊपर पड़ेगी, बिकॉज कि आपने अपने जो टैक्स टारगेट जो एग्री किए हैं, और जिससे अब हम थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, कि हम कह रहे हैं 5800 पे अब हम आ जाएंगे, यानी 4700 साल अगर मैं कर लेता हूँ, अल्लाह करे, 5800 का मतलब है 11%, 1100 बिलियन, विच इज़ इक्वल टू 2.3% ऑफ योर GDP। राइट। तो वो अचीव करना नामुमकिनात में से है, और वो हम फॉल्स स्टार्ट लेते हैं हमेशा, और हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि जी हमें रिविजन दे दीजिए। अच्छा, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा आगे 326 बिलियन के, अगर आप कंसेशन विड्रॉ करके इस पर सेल्स टैक्स लगा लेते हैं, इट इज़ हुमंगस।
दूसरी वजह जो शारिक साहब शायद नोट नहीं कर पाते, हम तो वी ईट नंबर्स, वी क्रंच नंबर्स, सारे हम तो ये करते ही हैं। पिछले से पिछले साल 18 में 562 अरब के नोट छापे गए। राइट। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड 1100 और 92 अरब के नोट छापे गए। और इस साल मेरा ख्याल है 5 मई तक, जैसे दूर अप्रैल के एंड तक 982 या 922 बिलियन के नोट हम छाप चुके हैं। हर 300 बिलियन पे आपका 1% इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये अगर आप देखेंगे, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हिडन सब्सिडीज़ की अब बात आ जाएगी। हम क्या डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं किसी को? हम तो प्रोडक्शन के स्टेज पे दे देते हैं, हमने किसानों को दे दी। इन मजदूरों को आप क्या दे रहे हैं? आपने आज तक कभी ये इंश्योर किया है? शारिक साहब चैम्बर के सदर हैं, क्या इनसे मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इन्होंने इंश्योर किया है कि इनके तमाम मेंबर जो गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस हैं वो दे रहे हैं? जो 21,000 क्या इनके तमाम मेंबर्स, इनकी तरफ से EOBI पूरी जाती है? क्या इनके तमाम मेंबरों के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं SECI से रजिस्टर्ड हैं? तो ये एक बहुत बड़ा एक ओनस होता है हमारे इंडस्ट्री। मुझे ये सवाल लेकर ही जाने देना, मैं आ रहा हूँ ना, ताकि शारिक साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछ ही लेने देना। हाँ, मैं इसीलिए तो पूछ रहा था। हैव यू इंश्योर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी होती है, प्लस आप लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यू मेक श्योर कि इकोनॉमी इन सर्कल हो। क्या वोड़ा साहब जो सवाल उठाया तोला साहब ने कि आप लोग क्या इंश्योर करते हैं कि मिनिमम वेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, EOBI दे रहे हैं या नहीं दे रहे, टैक्स इवेजन तो नहीं हो रही कहीं ना कहीं? डू यू इंश्योर दैट? Does the Chamber of Commerce? We do. Certainly जो चेंबर है, और स्पेशली कराची चेंबर बिकॉज कंट्रीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव चेंबर है, हम कंप्लायंट इकोनॉमी के हामी हैं। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान का ट्रेडर, पाकिस्तान का बिजनेसमैन कंप्लायंट इकोनॉमी में अपनी ग्रोथ देखता है। तोला साहब एक चीज़ मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग। देखें, वो वक्त जो आज से 5 साल पहले था वो आज नहीं है। पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसने डॉक्यूमेंट होना शुरू कर दिया है, और ये बावजूद पेंडेमिक के 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की वसूलियाबी जो FBR ने की है, वो कोई छोटी कामयाबी नहीं है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में बिजनेसेस क्लोज हो रहे थे, वहाँ पाकिस्तान का FBR जो है वो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जमा कर रहा है। जहाँ तक ये बात रही कि हम मिनिमम वेज दे रहे हैं, यस, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो, बल्कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर सारा वो देता है। फिर जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, हाँ, उसका ज़रूर इशू है। हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि जो लोग डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हैं, टैक्स पेयर हैं, कंप्लायंट हैं, आप उनको एज रोल मॉडल पेश करें उस सेक्टर के लिए जो डॉक्यूमेंट होना नहीं चाह रहा। और ये शौकत तरीन साहब से आज भी जो मुलाकात हुई, उन्होंने ये इंश्योर किया कि टैक्स में ज़बरदस्त इस्लाहात होने जा रही हैं। ज़बरदस्त किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। देखें, जिस वक्त इंडस्ट्री के लिए ज़बरदस्त कोई चीज़ आएगी, बिजनेसेस के लिए आएगी, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ठीक है, पाकिस्तान में पावर्टी लेवल का जो निचली सतह है वो ऊपर गई है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान में कॉन्ग्लोमरेट्स जो बड़े लोग हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, शायद वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इन इकोनॉमिक्स टर्म, इसलिए कि वो जो ट्रिकल डाउन की जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की एक थीम है, अप्रोच होती है, वो अब दुनिया में उस तरह कामयाब नहीं हो रही। बट पाकिस्तान में जो इकोनॉमी होनी चाहिए इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक मिक्सचर होना चाहिए जो कि कैपिटलिस्टिक भी हो, जिसमें सोशल भी हो, और वो इंश्योर करे कि पाकिस्तान का वो तबका जो कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी बिजली का बिल नहीं पे कर सकता, डजंट मीन कि उसकी बिजली काट दी जाए। अच्छा, मैं फिर आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जो गवर्नमेंट कह रही है कि एक तो मिनिमम वेज उनकी बढ़ाने चाह रहे हैं, प्लस पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है वो उनको हेल्थ सेक्टर में हेल्थ कार्ड देने जा रही है। सिंध गवर्नमेंट ने हमको बताया है कि वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 50% रिलीफ देने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, मेडिकल में, ट्रांसपोर्टेशन में। आई थिंक एक पैराडाइम शिफ्ट आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी।
सूबाई हुकूमतों में भी। और आप देखिएगा कि ये जिस तरह आप लोग और मीडिया में लोग अब निचले तबके की, गरीब आवाम की बात करते हैं, कोई गवर्नमेंट उनके लिए इक़दामात किए बगैर सस्टेन नहीं कर पाएगी, ना ही इलेक्शन जीत पाएगी। इंटरेस्टिंग। चलिए मुझे इस पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, स्पेशली क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको हम देखकर ये कह सकेंगे कि यस, अब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसका हम 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं वो ना शुरू हो गया है। इज द फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी, हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व्स बढ़ना, क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स होंगे, उनके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बजट में क्या तवक्कुआत लगाई जाएं। तो तवक्कुआत तो हमेशा अच्छी होती हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये उम्मीद पूरी होती है या नहीं होती, ये एक अलग सवाल है। लेकिन हमें कब पता चलेगा कि जी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी अब बेहतर होने लग जाएंगे? इससे पहले कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोई स्टैटिस्टिक्स निकाले, हमें अपनी जिंदगियों में क्या चीज तब्दील होती हुई नजर आए तो हम समझ लें कि इकोनॉमी सही रास्ते पे है। तोला साहब, 2 सालों में जिस हुकूमत की तारीफ शारिफ साहब ने, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ पर, सबसे पहली बात है 4000 अरब यानी 4 ट्रिलियन की इनएफिशिएंसीज देख चुके हैं। ओनली ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़े रैम्पेंट वे में, अनथिंकिंग, कोई ऐसी थिंकिंग नहीं थी, उसकी मद में हम 3 ट्रिलियन ज़्यादा डेट सर्विसिंग पे कर चुके हैं। टैक्स टारगेट्स 1.3 ट्रिलियन थे, अब मिस कर चुके हैं 3 सालों में। 4.3 ट्रिलियन रुपीस का मतलब हुआ आपका ठीक ठाक परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी। ऑलमोस्ट पिछले साल की जीडीपी के बेस बनाओ तो 10% ऑफ योर जीडीपी। इस इनएफिशिएंसी का या नेग्लिजेंस का कौन जिम्मेदार है, ये पहले पता चलना चाहिए। या आवाम जवाब मांगी क्यों, मेरा आपका टैक्स का पैसा है। और उसी की वजह से ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो सूबों को गया, उसमें कम टारगेट्स की वजह से और कम आपके एलोकेशन ऑफ टारगेट्स की वजह से या कलेक्शन की वजह से उनको जो इम्पेक्ट हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? शारिक साहब ने जो बातें की हैं जो पब्लिक को मिलेंगी, वो चीज़ें सारी सूबाई गवर्नमेंट की हैं, कोई एक नेशनल गवर्नमेंट की नहीं है। वो डिविजिबल पूल से, प्रोवाइडेड कि अगर वो कर लें वो टारगेट जो ये कि रखना चाह रहे हैं, और अगर नहीं रखा और नहीं किया तो 0/0 वहीं पे हम खड़े होंगे। सवाल मैं ये नहीं करता, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो जिस निज़ाम की हम चेंज की बात कर रहे हैं ना, और जो शारिक साहब ने कहा सारे कंप्लाइंट है, हैव हैंड इन योर हार्ट, मैं आपको कहता हूँ शारिक साहब, आपको मैं वॉलंटरी सर्विस देता हूँ, आपके तमाम मेंबरों का मैं ऑडिट कर लेता हूँ। अगर वो 100% कंप्लाइंट होंगे तो मैं माफी मांगूंगा। इन सब से मैं माफी मांगूंगा। ये तो हो ही जाना चाहिए। आई डू एग्री तोला साहब की बात से। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि देखें, कंप्लायंस पाकिस्तान में एज कंपेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं है, ना ही हम डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, ना ही चेंज कर रहे हैं। मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स जो हैं, जो कराची चेंबर में 22,000 मेंबर्स हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारे कोई 55-60 हज़ार मेंबर्स हैं, छोटे बड़े सब, जिसमें दुकानदार भी हैं, जिसमें बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो जब टोटल पाकिस्तान में अगर 2.8 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, तो वो 2.8 मिलियन टैक्स पेयर्स जो हैं वो किसी ना किसी चेंबर के मेंबर ज़रूर हैं, वो कंप्लाइंट है। एक मुझे इसमें ऐड करने दें, अगर शारिक साहब फिनिश कर लें, भाई हमारे ये जो 2.8 मिलियन की बात की है ना उन्होंने, ये नंबर मैंने थ्रेश किए हुए हैं, यानी कि टोटल जो टैक्स पे हो रहा है, और ये जो हम 22,000 मेंबरों की, लाहौर चैम्बर के भी काफ़ी मेंबर हैं, उनका आप टोटल कंट्रीब्यूशन कर लें। लार्ज जो कंग्लोमरेट्स जिनकी बात की आपने, और जो बिग कंपनीज है जो गवर्नमेंट की PSO टाइप की और इस किस्म की, उनके अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देता हूँ तो कितना टैक्स बनता है वो भी देख लीजिएगा। और उन्हीं लोगों का सेल्स टैक्स मैं निकाल दूं जिसकी इफेक्टिव परसेंटेज, मैं 2018 के डेटा पे बात कर रहा हूँ, 17 के डेटा पे 13.5-14% आती है इफेक्टिव इनपुट आउटपुट। और जितना ही मैं नीचे आता जाता हूँ ना शारिक साहब,
3.78, तो नीचे जाके फ्रॉड शुरू हो रहा है, नीचे जाके कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है मेरी। इसीलिए मैंने सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स पे जाके IMF को प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि यार 166 कंट्री में ये निज़ाम है, आपको अगर हम एक को अलाउ कर देंगे आपकी इकोनॉमी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है, अगर आपको अलाउ करेंगे तो दूसरे भी। तोला साहब, हम चला रहे हैं अपना मुल्क या IMF चला रहा है, ये भी जरा क्लियर कर। पैसे ना लें, पैसे नहीं लेंगे तो फिर वी कैन डू, मैंने लिखा है कैन नॉट बी चूजर्स। मैंने ना है, क्यों नहीं है, क्यों दुनिया नहीं चलती है IMF के बगैर? भाई देखें, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में 8 फरवरी 2020 को, कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट IMF, एंड उसमें एक एक थ्रेड वेयर मैंने चीज़ें निकाली हैं कि ये लोन है, इतना हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड अदर डोनर्स, इनके इतने 3 साल में अगर $20 बिलियन आते हैं, उसकी ऑल्टरनेट क्या होगी, रेट डिफरेंशियल क्या होगा। और अगर मुझे इजाज़त दें यहाँ इंटरप्ट करूँ मैं तोला साहब को, अगर तोला साहब की आर्काइव्स निकाल ली जाएं और तोला साहब जैसे दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनका एहतराम, इनका ग्रेस, ही इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल एनलाइटेंड इकोनॉमिस्ट, आई डू एग्री, लेकिन अगर आप इनकी आर्काइव्स निकाल लें तो ये आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि PTI की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो टाइमली IMF के पास नहीं No, गए। I've never देखिए, said. अगर आप सर निकाल लें, हर टॉक शो में, निकाल हर लें। उसमें अगर अपना स्टांस चेंज कर लेंगे सर निकाल लें। तो बहस नहीं होगी, वो टॉक शो में प्रेजेंस चले, होगी। अब अच्छा एक काम हमारा- करें, निकाल देखिए, एक क्लिप मुझे दिखा दें। तोला साहब, ये तो खैर मैं समझता नहीं, हूँ आपने सुना होगा ना, जब भी आप कह रहे हैं ना, अनिका मुझे निसार निकाल जो हैं वो, उनके पास नहीं, बहुत पूरी सारी टीम, आर्काइव्स होंगी, चले, आप let's- देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी वो ये archive कह रहे आपको होंगे भेज कि देता जी PTI की गवर्नमेंट अगर वक्त पर चली जाती तो ये हो जाता, अच्छा तो चले, वो हो अब जाता। हम IMF में हैं, नेवर। जी। अब आम आदमी कैसे ढूंढे अपने फॉर देयर ओन बेटरमेंट कि हाँ अब जो है इकोनॉमी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना शुरू हो गया है। मैं वोरा साहब के बाद आपकी तरफ वापस आके रहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं वो स्लो हैं, आई डू एग्री टू इट। इनका पेस बहुत तेज़ होना चाहिए, इसलिए कि गुर्बत की शरह जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में वो चीज़ें जो इस गुर्बत को कम कर सकती हैं वो नहीं हो पा रहा, इसकी पेस तेज़ होनी चाहिए। एंड तोला साहब की शायद इस बात से मैं एग्री करूँगा कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग में वो पार्ट, वो सेगमेंट मिसिंग है, उसको और तेज़ होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज़ करना चाहिए, उसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। जब आपकी आई एम सॉरी, आई एम कटिंग शॉर्ट ओवर हियर। कुछ इकोनॉमिस्ट, कराची के कुछ इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि जो समरात अभी हमें नज़र नहीं आ रहे, पॉलिसी शिफ्ट ऐसा हो चुका है कि आने वाले 20-25 साल तक हमें नजर आते रहेंगे एंड एवरी ईयर ग्रोथ होगी। ये बाकायदा बड़े बावसूख और बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? मैं पार्टली एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि अभी तोला साहब ने भी अपने एक पॉइंट में कहा था कि हमारे पास बहुत बड़ी बास्केट एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं। हमारी एक्सपोर्ट 24-25 बिलियन डॉलर से पिछले 7-8 साल से वहीं पर स्टक हुई है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि उन्होंने नए एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप नहीं किए। आई एम अफ्रेड कि बावजूद इसके कि इतनी बड़ी टर्फ में फाइनेंसिंग हुई, इतने बड़े मैक्रो इंडिकेटर्स में जो कि पॉलिटिकली भी हम बड़े खुश हैं कि जी बड़े अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बड़ी ऊंची जा रही है, बट आई एम अफ्रेड कि अगर पाकिस्तान ने नई चीज़ों की एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया तो आइंदा 1-2 साल में ये जो नंबर्स हैं ना ये सस्टेनेबल रहेंगे, ना ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। IT would be playing an important role in that. तोला साहब, last closing remarks. देखिए, इकोनॉमी मूव कर रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया है इसी तरीके से इंडस्ट्री को एक पैकेज दें। दिस विल बी द की टू Which industry to be precise? एनी इंडस्ट्री, अक्रॉस द बोर्ड। Across the- इंफ्रास्ट्रक्चर को दें आप। देखिए, पाकिस्तान की जो एसेट बेस्ड है ना, जो कोई भी आप अपने एसेट्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे ना तो वो आपकी ग्रोथ में आपका जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे नहीं हो। पाकिस्तान की एसेट्स क्या हैं? लैंड एंड अनस्किल्ड लेबर। उनको जब तक आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, अब उनको यूटिलाइज करने के 2 एवेन्यूज हैं, सीजनल हैं वो। एक एग्रीकल्चर है,
एग्रीकल्चर में भी रबी और खरीफ दोनों आ जाती हैं आपकी, और दूसरा आपका इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन दोनों मिलके। राइट। अगर आप उस एवेन्यू को और अगर आप लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे और आप मॉडर्न मेथड लेके आएंगे, फार्म टू मार्केट अप्रोच लेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेंगे कि किसानों के घर घर तक आप बैंकों की लोन पहुंचाएंगे, वहां से कटिंग डाउन मिडलमैन। मिडिल मैन अगर अपने तौर पे हो तो इतना हो कि कट टू साइज हो जाए, 100% कट ना हो तो साइज पे आ जाए। ठीक हो गया। दूसरा, आप ये पैकेज दें और इस पैकेज के बाद आप इसके इम्पैक्ट लेंगे 3 साल बाद, जब जाके इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे रखें, करेंसी की पैरिटी को मैनेज रखें और एक्सपोर्टर्स को आप सब्सिडी दें फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट ओनली टू एक्सपोर्टर्स। टेरिफिक। क्लोजिंग रिमार्क्स क्विकली। क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे ये होंगे कि हुकूमत को अपनी टैक्सेशन पॉलिसी जो है उसको मौजूदा जो दौर है दुनिया में उस तरीके से रीडिज़ाइन करना होगा, रीस्ट्रक्चर करना होगा। हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकती है, हमारी एक्सपोर्ट को रोकती है, और सबसे बड़ा जो नुकसान हमारी टैक्सेशन पॉलिसी जो हमारा सिस्टम है वो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को रोक रही है। Agreed. और अगर ये इसको रीस्ट्रक्चर करें, और जिस तरह के आज हमारी मीटिंग हुई है चेयरमैन से भी और FBR में डॉक्टर अशफाक दूसरे लोगों से, दे आर डिटरमिन्ड कि इसको हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं सो दैट द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ दिस कंट्री कैन बिकम एन इंजन टू ग्रोथ। लेट्स होप फॉर दैट। शारिक वॉर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब, आपने भी ज्वाइन किया। अल्टीमेटली टैक्स जो होता है वो रिजल्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी का। टैक्स पहले बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए तो बिजनेस एक्टिविटी सुकड़ जाए तो फ़र्क इकोनॉमी के ऊपर और एक आम आदमी पे पड़ता है। आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये बात तो समझ आ गई है, लेकिन अब देखना ये है कि ये कितनी ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ है और इसके साथ साथ कब ट्रिकल डाउन इफेक्ट होकर एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन नज़र भी आएगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।